नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ प्रशा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में आयोजित राजाजी उत्सव में शामिल हुई हैं। इस दौरान उन्होंने भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती की मूर्ति का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री और राजाजी के परिवार के सदस्य भी वहां उपस्थित रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संपन्न एआई इम्पैक्ट समिट में विश्व ने भारत की तकनीकी क्षमता की सराहना की है। उन्होंने बताया कि समिट में भारत के युवा प्रतिभागियों की सोच और नवाचार ने दुनिया को प्रभावित की है। प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की युवा शक्ति मानवता और समाज के लिए बेहद ही लाभदायक साबित होगी। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे मंच भारत को वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की ओर अग्रसर करने में मदद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया और अपनी प्रतिभा और नवाचार से न केवल देश का बल्कि पूरे विश्व का विकास सुनिश्चित करेंगे। आगामी केरल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी गर्माहट तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि बीजेपी एनडीए केरल में बहुत मजबूत स्थिति है। उन्होंने पार्टी की तैयारियों, संगठनात्मक मजबूती और जनता तक अपनी नीतियों और विकास योजनाओं को पहुंचाने के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। विशेषज्ञों के अनुसार केरल के राजनीतिक परिदृश्य में यह बयान चुनावी माहौल को और भी उग्र कर सकता है, क्योंकि राज्य में परंपरागत रूप से कांग्रेस और मार्क्सवादी पार्टियां का प्रभाव रहा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में भारत टैक्सी के साथियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता में सहकारिता क्षेत्र सबसे अहम है और जो मेहनत करेगा मुनाफा भी उसी को मिलेगा। अमित शाह ने 5 फरवरी को दिल्ली में भारत का पहला कोऑपरेटिव राइड हेल्पिंग बताने की प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी लॉन्च किया था। ये लॉन्चिंग 2 महीने के सफल पायलट ऑपरेशन के बाद की गई है। यह सर्विस शुरू में दिल्ली, एनसीआर और गुजरात में शुरू की गई और 2 साल के अंदर इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ाया जाएगा। इस दौरान आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। पिछले 20 सालों से मैं जो है इस लाइन के अंदर में हूँ, ड्राइवरी लाइन के अंदर में। इससे पहले नौकरी करा करता था और बेसिकली मैं रहने वाला उत्तराखंड का हूँ और नाम मेरा धारा वल्लभ है। अल्मोड़ा जिले से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ से जो है रोजगार के लिए दिल्ली में आए। दिल्ली में आकर के जो है ड्राइवर की नौकरी करने लग गया और 2018 के अंदर में मैं ऐप बेस्ड कंपनियों के अंदर में ड्राइवर के रूप में अपनी टैक्सी लेकर के संचालन करने लग गया। तो ऐसी उम्मीद तो लगाई थी कि बहुत कुछ होगा, लेकिन जब मतलब एक वर्ड सुना था पार्टनर, तो हमको पार्टनर बोला करती थी, तो वो वर्ड सुन करके हम भी अट्रैक्ट हुए। ठीक है जी, पार्टनर बन रहे हैं इतनी बड़ी कंपनियों के साथ में, तो उसके साथ में जो है हम भी हो लिए। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो देखा कि पार्टनर तो कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ शब्द है वो। लेकिन वहाँ पर जो चीज़ें मतलब कमियाँ महसूस हो रही थी कि इतनी ज़्यादा कमियाँ थी, उसमें से जो है उन कमियों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा और बाकी सभागार में बैठे हुए सभी सज्जन व्यक्तियों को भी बताना चाहूँगा। एक तो जो है नीतियाँ अच्छी नहीं थी, चाहे वो किराए को लेकर के हों या चाहे कमीशन को लेकर के हों या बाकी जो पार्टनर जो ड्राइवर उनके साथ में कनेक्ट हो रहे हैं उनको लेकर के हों। और दूसरा जो सामाजिक सुरक्षा का जो अभाव हो रहा था कि किसी को अगर कुछ हो जाता है तो किसी को कोई लेना देना नहीं है, पार्टनर है सिर्फ एक शब्द है मात्र। और उसके साथ ही जो है जो कमीशन की दरें थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, उनको लेकर के जो है बहुत सारी समस्याएं हुई। तो मन के अंदर में एक जिज्ञासा हुई कि भारत टैक्सी जो ड्राइवरों के लिए, सारथी समाज के लिए आया हुआ है, तो इसके अंदर में इन समस्याओं का समाधान होगा क्या, इसके प्रति थोड़ा सा जिज्ञासा मेरी भी है और मेरे साथियों की भी है, शायद सभी लोगों की। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर इसमें कोई मतलब हमारी अगर कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सिर्फ 500 रुपया आपको इन्वेस्ट करना है। 3 साल के बाद क्या होगा? भारत टैक्सी 1 रुपया कमाएगी। मानो भारत टैक्सी 25 करोड़ रुपया कमाई, तो 25 करोड़ में से 20%, 5 करोड़ रुपया ये भारत टैक्सी के अकाउंट में आप लोगों की पूंजी के नाते जमा हो जाएगा और 80% पैसा
किसने कितना किलोमीटर टैक्सी चलाई इसके हिसाब से वापिस आपके अकाउंट में डाल दिया। मेरी बात गले उतर रही है ना भैया? तो अभी तो आपको जो निश्चित किराया मिलना ही मिलना है, मगर आप तो मालिक हो भाई, तो मुनाफे में भी आपका हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ये हिस्सा आने वाला, मगर पहले 3 साल तक थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा होता है, हम प्यार से लालन पालन करते हैं, करते करते बच्चा 30-40 साल का होता है, हम वृद्ध होते हैं, हमने इसका लालन पालन किया, बाद में वो हमारा लालन पालन करता है। देखिए, अभी आप सहकारिता के कंसेप्ट को समझेंगे तो ये सवाल ही खड़े नहीं होंगे। अमूल क्या है? अमूल में गुजरात की 36 लाख माताएं बहनें सदस्य बनी है, एक कोऑपरेटिव है, और 36 लाख माताओं बहनों ने कितना रुपया रोका है इसमें, इन्वेस्ट कितना किया है मालूम है आपको? सिर्फ 50 रुपया। अब 36 लाख माताओं बहनों ने 50 रुपया इन्वेस्ट कर कर अमूल बनाई। ये 36 लाख तो एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे कर कर हुआ है। अभी जैसे हमारा 2.5 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ है सारथियों का, तो धीरे धीरे कर कर 36 लाख हुआ था। अब ये 36 लाख माता बहनों की कोऑपरेटिव 1,25,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। मैं गारंटी से कहता हूं, आपके घर में जो दूध का थैली आता है, या तो मदर डेयरी का दूध होगा या अमूल का होगा। बताइए आप लोग, आता है या नहीं आता है? तो 1,25,000 करोड़ में आपका भी इसमें पार्ट है। अब फर्क क्या है प्राइवेट डेयरी और कोऑपरेटिव डेयरी में? प्राइवेट डेयरी और कोऑपरेटिव डेयरी में ये फर्क है कि प्राइवेट डेयरी अगर ये 1,25,000 करोड़ का टर्नओवर करे, करती भी है कुछ डेयरियां, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अमूल जायंट है मगर 50 करोड़ 25 करोड़ का टर्न, तो उसमें पशुपालक माता के पास पशु का पालन कर दूध निकालकर डेयरी में भरती है, इसको सिर्फ एक निश्चित रकम मिल जाती है। अमूल में क्या होता है? अमूल में दूध एकत्रित किया जाता है, इसका आइसक्रीम बनता है, इसका थैली में दूध भी आपके यहाँ पहुंचता है, इसका पनीर भी बनता है, इसका दही भी बनता है, इसका घी भी बनता है, इसका दूध का पाउडर भी बनता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में जिम ट्रेनर दीपक से मुलाकात की है। यह मुलाकात खास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दीपक ने कोटद्वार में एडवोकेट अहमद की वावा स्कूल वेस्ट एंड मैचिंग सेंटर का बचाव किया था। इस मुद्दे ने स्थानीय समुदाय और शिक्षा क्षेत्र में काफी ध्यान खींचा था। राहुल गांधी ने इस अवसर पर दीपक से उनके अनुभव और प्रयासों के बारे में बातचीत की, साथ ही शिक्षा और सामाजिक पहलुओं पर विचार साझा किए। विशेषज्ञों के अनुसार यह मुलाकात सामाजिक मुद्दों पर विपक्ष की सक्रियता और स्थानीय स्तर पर होने वाले मामलों की रुचि को दर्शाती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि बंगाल में जनता का पैसा सही तरीके से गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है और राज्य के लोग विकास का लाभ नहीं उठा पा रहे। रेखा गुप्ता ने कहा, भैया दिल्ली से चले गए, अब दीदी की बारी है। बंगाल के लोग गरिमापूर्ण जीवन जीने से अधिकार से वंचित हैं। महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा का सम्मान नहीं किया जा रहा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि राज्य के विकास के लिए भेजे गए करोड़ रुपए किस दिशा में इस्तेमाल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य में सत्ता में बैठे नेताओं को हर चीज का अपना नाम चाहिए और जनता के हित की अनदेखी की जा रही है। उनका कहना था कि ऐसी स्थिति देश के किसी अन्य राज्य में नहीं देखी गई है। सुजाता पाड़ी जी, मैं आज जब बंगाल की धरती के लिए दिल्ली से निकली तो मैं सच में सोच रही थी कि बंगाल में दीदी है और दिल्ली में भैया था। याद है ना? भैया को तो भगा दिया, अब किसकी बारी है? किसकी बारी है? दोनों एक जैसे थे, वो भी ऐसे ही करते थे। अभी अन्नपूर्णा जी बता रही थी कि आयुष्मान लागू नहीं करना, केंद्र की योजना लागू नहीं करनी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं करनी, हर चीज पे अपना नाम चाहिए,
हमका नाम दो, सब कुछ हमका नाम दो। क्यों दे? जनता का पैसा है, जनता के हित में लगना चाहिए। तुम कौन हो खामखा रोकने वाले? लाखों करोड़ रुपए भेजते हैं बंगाल के विकास के लिए, क्या गरीब जनता तक पहुंच पा रहा है? गरीब जनता तक उनके हक का पैसा पहुंच नहीं पा रहा। बंगाल की जनता को विकास में नहीं पा रहा। सारा पैसा जा कहां रहा है? सब जानती हो आप लोग, तो बहुत होशियार हो। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भैया गया, अब किसकी बारी है? अब दीदी की बारी है। क्योंकि बंगाल को भी हक है सम्मान के साथ रहने का। मेरी इन बहनों को हक है इज्जत के साथ अपने इस राज्य में रहने का। इतनी बुरी हालत तो हमने कहीं नहीं देखी। पूरे देश के किसी राज्य में जहां एक महिला मुख्यमंत्री हो और वहां की बेटी सुरक्षित ना हो, वहां की महिला की इज्जत की कोई कीमत ना हो, ऐसा तो पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं नहीं होगा जो इस बंगाल की धरती। उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को वैश्विक स्तर पर मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में बता दें कि गोल्डन स्टेट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित नंदा और उनकी टीम के साथ विशेष बैठक की है। इस बैठक में निवेश के नए अवसरों, औद्योगिक विकास और उत्तर प्रदेश में व्यापार को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर निवेशकों को राज्य के विकास योजना और निवेश फ्रेंडली नीतियों और व्यावसायिक वातावरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में दोनों पक्षों ने भविष्य में संयुक्त परियोजना और निवेश के माध्यम से रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कार्यालय और कार्यस्थलों पर अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए मुख्य सचिव को एसओपी बनाने के निर्देश दिए। सोमवार को उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की है और 21 फरवरी को शिक्षा निदेशालय में हुई घटना के साथ ही हाल ही के समय में अन्य स्थानों पर सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के साथ हुई घटनाओं का उल्लेख करते हुए ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है। सीएम धामी ने कर्मचारी नेताओं की बात को गंभीरता से सुनते हुए कहा, सरकार कर्मियों के मान सम्मान और सुरक्षा को लेकर हमेशा गंभीर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब की राजनीतिक स्थिति पर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में बीजेपी की सरकार बनेगी और राज्य में जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए हैं। सीएम सैनी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी जनता के बीच जाकर अपने विकास और जन कल्याण के एजेंडे को मजबूत करेगी और राज्य में सरकार बनाने के लिए पूरी मेहनत करेगी। कितने यहाँ की सरकार ने किस प्रकार से इस स्थान को भी तीसरी जगह चेंज करवाया। एक स्थान जहां से ये कार्यक्रम करना चाह रहे थे वहां खड्डे पड़वा दिए और दूसरी जगह गए वहां से भी हटवा दिया। ये तीसरी जगह गेहूं काट करके, गेहूं की खेती थी यहाँ से, यहाँ काट करके फिर अपने खेत में टेंट लगाना, यहाँ भी रोकने की कोशिश की गई। लोगों को रोकने का काम किया, बसें रोकने का काम किया, परंतु ये अच्छी हरकतों से आज पंजाब के लोग जानते हैं आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि इन्होंने जो वायदे किए थे पंजाब के लोगों के साथ, उन वायदों को पूरी सरकार पूरा नहीं होती। तो भ्रष्टाचार की दलदल में फंस गई आम आदमी भी। पहले तो कांग्रेस फंसी भी थी, पंजाब के लोग उससे छुटकारा पाया,
भी चलो भाई ये आया, इसने बड़े वायदे करे, कहा भी मैं ईमानदार हूँ, मंचा के ऊपर बोलिया केजरीवाल कि मैं ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी भी ईमानदार है। लोगों ने विश्वास किया, क्योंकि देखिए लोग भोले हैं हमारे, वो विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पंजाब हरियाणा एक ही कल्चर है, एक ही संस्कृति है, और वो बात के ऊपर विश्वास करते हैं। जब केजरीवाल ने कहा कि मैं ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, ये बात कही, और ये तो नहीं पता था कि एक कहावत है, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इब क्या पता था भी ये हाल कर देगा ये। इब दफ्तर में भी अगर फैलने का कोई जाएगा, उसके भी बिना पैसे के या सेवा के सहन नहीं होंगे। ये हालात हो गए हैं। लोग इब तो पंडा छटवा रहे हैं, बीजेपी की सरकार है। राहुल के पल्ला नहीं रहा कुछ भी, राहुल के पल्ला कुछ नहीं रहा। राहुल तो ऐसी घूम रहा बेचारा, और तो देश ਨੂੰ बदनाम करने में लगे हुआ, और तो पोस्टर जारी किया गया है। देखिए उसके पल्ले नहीं कुछ रहा मका, और तो देश ਨੂੰ बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं। गुजरात में एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेंद्र पटेल ने सचिवालय में वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा लिखित गुजराती जीवनी विश्वगुरु श्रील प्रभुपाद का अनावरण किया है। इस कार्यक्रम में पुस्तक के लेखक के साथ साथ मंदिर के प्रमुख नेता, वरिष्ठ अधिकारी और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि जीवनी श्रील प्रभुपाद के जीवन और उनके वैश्विक योगदान को उजागर करती है और गुजराती भाषा में उनका जीवन परिचय आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करती है। इस अवसर पर साहित्य, धर्म और आध्यात्मिकता के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पहल पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में किसानों के हित में कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी भावना के आधार पर मध्य प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया। इस योजना की सफलता ने पूरे देश में इसे सराहा है और अन्य राज्यों के प्रतिनिधि केस स्टडी के लिए मध्य प्रदेश आए हैं। 2026 में किसानों के लिए लगातार कई सारी घोषणा भी कर रही है और काम भी कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में किसानों के लिए काम किए जा रहे हैं, उनकी उसी भावों के आधार पर किसान कल्याण वर्ष हमने घोषित किया है। और जैसा कि सबको ज्ञात है, बीते समय हमने सोयाबीन के ऊपर लगभग 1,500 करोड़ से ऊपर की धनराशि भावांतर के माध्यम से किसानों के खाते में डीबीटी से डाली थी। इसके आधार पर हमारी मन की भाव, किसान अपनी फसल को मंडी में बेचने आए, मंडी जीवन तो मंडी में व्यापार व्यवसाय बढ़े, सामान्य प्रकार से काम चले, उसी योजना के सफलता के आधार पर पूरे देश में मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय को सराहा गया है। और सफलता के साथ इस योजना पे केस स्टडी करके कई राज्यों ने इस योजना को समझने के लिए हमारे राज्य में भी आए और अधिकारियों के साथ दिल्ली में भी इस योजना के ऊपर प्रेजेंटेशन हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से जब किसान कल्याण वर्ष की हमने ये घोषणा की, तो इसमें केवल किसान अन्नदाता नहीं, आगे जाके ऊर्जादाता भी बने, उद्यमी भी बने और समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश के इस बड़े सपने को पूरा करें। इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर देश का खाद्य भंडार बनाने के लिए वैश्विक एग्रो एक्सपर्ट के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाए, इस पे हम काम कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में जब हमने भावांतर योजना सोयाबीन में सफलता के साथ लागू की, ऐसे में आज वर्तमान के समय में इस फसल के साथ हमारी सरसों के रकबों में पूर्व की तुलना में, क्योंकि सिंचाई का रकबा हमारा बड़ा है, एरिगेटेड एरिया नदी जोड़ो अभियान से लेकर नर्मदा के नदी के साथ साथ बिजली की उपलब्धता और पानी की उपलब्धता होने के कारण से वर्तमान में एग्रीकल्चर का सिंचाई रकबा 28% बढ़ा है सरसों को लेकर के। और द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार लगभग 15.71 मेट्रिक टन का इसमें वृद्धि हो रही है। हम इस तरह से इस सरसों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन देने की नीति पे काम कर रहे हैं। यही कारण है कि वर्तमान में अभी सरसों के भाव 5500 से लेकर 6000 तक है। कई बार इसके रेट और गिर जाते हैं। ऐसे में हमारी माननीय मोदी जी के माध्यम से भारत सरकार की एमएसपी 6200 रुपये प्रति क्विंटल की, और इस आधार पर हमारे किसानों को उनकी एमएसपी का दाम मिलना ही चाहिए, इसलिए हम काम कर रहे हैं।
इसलिए उनकी उपज के उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रावधान और पात्रता के अनुसार भावांतर योजना के बलबूते पर हम पंजीयन करना प्रारंभ कर रहे हैं और FAQ के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिले, इसलिए हमने इस योजना पर काम करना प्रारंभ किया और इसी आधार पर आगे जाकर के ये तिलहन का रकबा भी हमारे प्रदेश में बढ़े, इस पे हम काम कर रहे हैं। जब आज राज्य की औसत उत्पादकता की तरफ देखें तो हमने उसकी पात्रता अनुसार उसके भुगतान की सारी योजना बनाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने सोयाबीन के समान जब इधर सरसों पे आगे बढ़ रहे हैं तो ये उसी प्रकार से एक बड़ी धनराशि देने के लिए भी हम किसान को तत्पर है ताकि किसान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ग्राम चंपा में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षेत्र समाज के 2 दिवसीय 80वें महाधिवेशन में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी समाज सुधारक की पुण्यतिथि पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की और समाज की विभूतियों को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का गजमाला पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समाज को परिश्रमी, संगठित और उन्नत कृषक परंपरा वाला समाज बताते हुए कहा कि समाज का योगदान राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने महाधिवेशन की बधाई देते हुए कहा, ऐसे आयोजन समाज में मेल मिलाप, समन्वय और सकारात्मक निर्णयों को बढ़ावा देते हैं, जिसका लाभ पूरे प्रदेश और देश को मिलता है। उन्होंने कहा कि राज्य राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा के गृह ग्राम चंपा में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। अभी आप मतलब मैं बताना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के लेके के नाट्य के मंचन हो थे रायपुर में, आप मन मालूम है कि नहीं? तो आज आखिरी दिन है, शायद आज या कल आखिरी दिन है, तो समय निकाल के देखना चाहिए। और एक पहले बिलासपुर में 3 दिवस के आयोजन करे रहन। छत्रपति शिवाजी महाराज के एकदम जीवंत पूरा वो घोड़ा ऊंट सब एकदम वास्तविक ऐसा नाट्य के मंचन होते पूरा शिवाजी महाराज के जीवनी में, तो अवश्य ओला देखना चाहिए। मोर ख्याल से आज या कल होकर समापन होने वाला है और ये रात में शुरू होते 8 बजे से 11 बजे तक कंटिन्यू 3 घंटा चलते। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे देश के पहला गृह मंत्री और लौह पुरुष के नाम से जो विख्यात हुई, देश जब आजाद हुई 1947 में, तो 500-600 छोटे बड़े रियासत में हमार देश और बटे रही। आजादी के बाद सबला एक करे के बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल ला जिम्मेदारी सौंपेगी और सरदार वल्लभ भाई पटेल अपन दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि के कारण वो सबो रियासत ला एक करके एक लोकतंत्र के निर्माण करीन। तो ऐसा आज ये कुर्मी समाज के बीच में आकर मोला बहुत अच्छा लगी से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वाटिका इलाके में एक चाय की दुकान पर ठहरकर स्थानीय महिलाओं, बच्चों और छात्रों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने आमजन से सीधे संवाद करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास से जुड़े मुद्दों पर उनकी राय जानी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के साथ मिलकर सभी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रयासरत है। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्याएं साझा किया और उनके सुझावों को सुनने के लिए आभार व्यक्त किया। ये कार्यक्रम नागरिकों और सरकार के बीच संवाद का एक उदाहरण माना जा रहा है। नगर की सरकार चुने मतदाता घरों से निकल रहे हैं। झारखंड के 48 नगर निकायों में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जिसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। राज्यपाल संतोष कुमार ने नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची स्थित मतदान केंद्र पर जाकर अपने मत अधिकार का प्रयोग किया है। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि मतदान लोकतंत्र का एक अनिवार्य और सशक्त अंग है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपने मताधिकार का आवश्यक प्रयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने नागरिकों से स्वच्छता और निष्पक्ष रूप से मतदान कर ऐसे जनप्रतिनिधियों का चयन करने का आग्रह किया जो क्षेत्र, शहर, प्रदेश के विकास के प्रति संवेदनशील और प्रतिबद्ध हो। तो लोकतंत्र में
मतदान आवश्यक हिस्सा होता है और सभी मतदाता भाई बहनों से हमारा आग्रह है कि मतदान का प्रयोग अवश्य करें। वोट जिसे दें ये उनकी स्वेच्छा है, पर ये सोचकर और ये स्थानीय निकायों के चुनाव की ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि हम किसको चुने जो हमारे क्षेत्र की, हमारे प्रदेश की चिंता करे और हमारे नगर को स्वच्छ रखने की दिशा में काम करे। ये हम सबकी रुचि होनी चाहिए। इसलिए मतदान का प्रयोग आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से कहना चाहेंगे, अगर उन्होंने अभी तक वोट नहीं डाला है तो आज के दिन वोट डालने का अवश्य अपना प्रयोग करें और मतदान निश्चित रूप से करें। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।